Hi, welcome to the official YouTube channel of SK Job Seeders, an emerging industry leader in high quality trainings. I'm Shakti Singh Tamar. I'm a technical evangelist, corporate trainer, and software consultant, and these sessions are a part of my initiative to give back to developer community. You can reach me at shakti@jobseeders.com or visit my LinkedIn profile. Enjoy watching. तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड ट्रू है। पर्सन एंटिटीज में जाकर ये यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेगा। चलाते हैं, देखते हैं। ये मुझे इंडेक्स सेक्शन पर ले गया। आइटम ऐड नहीं हुआ है अभी। आइटम ऐड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क में कुछ भी काम करने के बाद आपको करना है एंटिटीज डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, यहाँ तक दोबारा ऐड करते हैं। रो कहाँ बनी है? पहले की बनी है। क्रिएट न्यू, नेम में कुछ डाल देते हैं। चलो खाली रखते हैं। एक खाली रो क्रिएट हो गई है कि वैलिडेशन तो लगाया नहीं हमने कुछ भी। ठीक है, तो वैलिडेशन लगाते हैं। आईडी क्या चला गया? आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। आईडी की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि मैंने जो आईडी कॉलम डिफाइन किया डेटाबेस में, दैट इज आइडेंटिटी कॉलम। तो नहीं भी दूंगा तो वो अपने आप इंक्रीज कर लेगा। यस कर रखा है उसका। हाँ, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन उसका यस किया हुआ। तो अगर मैं आईडी नहीं भी भेजता हूँ क्रिएट करते टाइम इंसर्ट क्वेरी में, अपने आप ले लेगा। अगर आइडेंटिटी कॉलम आपने नहीं दिया होता तो आईडी भी आपको भेजना पड़ता। इसलिए आईडी हम लोग स्पेसिफिकेशन ट्रू करते हैं, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। बट अभी के लिए मेरा गलत डेटा इंसर्ट हो गया, खाली डेटा, ब्लैंक डेटा। मेरे पास वैलिडेशन होने चाहिए थे कि नेम और एज रिक्वायर्ड फील्ड है। तो इसका तरीका, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी अब हम बात करते हैं मॉडल वैलिडेशन की। ये सैंपल पर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा एमवीसी की मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस सैंपल में मिल जाएंगी। सो राइट क्लिक, ऐड क्लास। एक और क्लास ऐड कर रहा हूं मैं सेम नेम से। हमने एक क्लास बनाया पब्लिक पर्सन मेटा डेटा। पर्सन मेटा डेटा। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, देखो। जो मेरी पर्सन क्लास थी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे नेम और एज। मुझे वैलिडेशन लगाना है कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ देखो मैं कैसे लगाऊंगा। आई एम गोइंग टू यूज डेटा एनोटेशंस। डेटा एनोटेशंस क्या है? अगेन C# क्लासेस विच विल हैव वैलिडेशन कोड। ठीक है, रिक्वायर्ड एज इज रिक्वायर्ड, और हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं रेंज। मैंने बोला एज मेरी 1 to 100 के बीच में होनी चाहिए। हमने मेटा डेटा तो बना लिया कि नेम इज रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड, बट इसको पर्सन क्लास से एसोसिएट कैसे करें? देखो, एक तरीका ये हो सकता था कि मैं डायरेक्ट यहां पर आकर एट्रीब्यूट डाल दूं। यहाँ पर एट्रीब्यूट डाले जा सकते थे, बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि ये क्लास, पर्सन क्लास, ऑटो जनरेट हो रही है। अगर किसी ने डेटाबेस में कोई चेंज किया और इस फाइल को दोबारा क्रिएट कर लिया, रिक्रिएट करना पड़ेगा अगर डेटाबेस में चेंज होगा तो आपके जितने भी कस्टम चेंजेस हैं वो उड़ जाएंगे। तो इसका फंडा क्या रहेगा? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी नाम से कुछ पार्शियल क्लास डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम यहाँ करने वाले हैं। पार्शियल क्लास पर्सन। मैंने एक पार्शियल क्लास ऐड कर ली, पर्सन। पर्सन क्लास कहाँ थी? जो हमारी डेटाबेस में पड़ी हुई थी, ये वाली मॉडल में पड़ा हुआ। इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। मैंने एक एम्प्टी पार्शियल क्लास डिक्लेयर कर लिया और इसके ऊपर लगाया एक एट्रीब्यूट जो एमडीसी देता है आपको, विच इज मेटा डेटा टाइप, टाइप ऑफ पर्सन मेटाडेटा।
Partial class. What is partial class? Partial class were introduced in .NET in version 2.0 to make the development task easier. Now, class definition can be split into multiple files. So, two developers can work at a time on a file without any locking issues. जैसे SVN, TFS, कोई भी अगर आप सोर्स कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हो तो फाइल लॉकिंग के इशू आते हैं. एक बंदे ने अगर फाइल को चेकआउट कर रखा है, कोई काम नहीं कर सकता उसके ऊपर. तो उस केस में ये हैंडी रहता है. अपनी पार्शियल क्लास बना के काम कर लो. जब आप बिल्ड करोगे प्रोजेक्ट को तो जितनी पार्शियल क्लासेस हैं उनकी डेफिनेशन को लेकर कंपाइलर कंबाइन करके एक क्लास बनाता है. तो वही मैंने यहाँ यूज़ किया. अब भले ही आप अपनी EDMX फाइल, ये जो फाइल है मेरी एंटिटी फ्रेमवर्क वाली, भले ही आप इसको ऑटो जनरेट कर लो, इसका कोड आपका रीजनरेट होगा, लेकिन ये जो पार्शियल क्लासेस हैं इनका कोड रीजनरेट नहीं होगा क्योंकि ये क्लासेस अलग से पड़ी हुई है, इनको नहीं छेड़ेगा. ठीक है नहीं. एंटिटी फ्रेमवर्क की खासियत है, अगर उसको कोई पार्शियल क्लास मिलती है सेम नेम से, उनको नहीं हटाता वो सिर्फ अपनी वाली क्लासेस हटाएगा. तो ये क्लासेस पड़ी रहेगी. हमने मेटाडेटा बना लिया, रिक्वायर्ड और रेंज वैलिडेटर लगा दिया. अब देखते हैं क्या होता है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, ये जो पार्शियल क्लास है इसका नेम स्पेस और ये दूसरी वाली क्लास है इसका नेम स्पेस सेम होना चाहिए. तो ये भी मॉडल्स नेम स्पेस में है, ये भी मॉडल्स नेम स्पेस में है, कोई दिक्कत नहीं. अगर दोनों के नेम स्पेस अलग होंगे, फ्रेमवर्क इसको कंपाइल करके सिंगल क्लास नहीं बनाएगा. तो अभी देखते हैं. पार्शियल क्लास के ऊपर में जो आपने नोटेशन लिखा है, ये क्या करता है? यही तो जोड़ रहा है. जो ये मेटाडेटा टाइप ऑफ, हाँ, मैंने इसको एज अ मेटाडेटा लिया है, स्कीमा डेफिनेशन. अगर मैं इसको यहाँ डालता इन क्लासेस में तो कंपाइलर बोलता है कि डुप्लीकेट डेफिनेशन है. ये देखो, ये बोल रहा नेम प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. ठीक है ना. इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ऐड करने के बजाय एक मेटाडेटा क्लास ऐड किया. मैंने बोला इस पर्सन क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज है उनका मेटाडेटा इस क्लास से पिक करो. तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो देखेगा फर्स्ट प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी को यहाँ सर्च करेगा और उसका मेटाडेटा क्या है कि इट्स अ रिक्वायर्ड फील्ड. ऐसे ही वो एज प्रॉपर्टी को सर्च करेगा और उसका मेटाडेटा क्या है, इट्स रिक्वायर्ड एंड रेंज इज 1 to 100. तो ऐसे कंपाइलर काम करता है. अब देखते हैं इसको चलाकर. मॉडल स्टेट इज वैलिड, इस बार क्या आया, फॉल्स आ गया. अपने आप ही यहाँ पर MVC ने एरर मैसेज दिखा दिया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, एज फील्ड इज रिक्वायर्ड. ये मैसेजेस कहाँ से आए? अगर हमने ASP.NET वगैरह में काम किया है तो वहाँ पर हम लोग लगाते थे वैलिडेटर्स. इस बार कहाँ से आए? तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा HTML जनरेट हुआ था. ये क्रिएट वाला है और यहाँ देखो हर एक के आगे हमने ऑटो जनरेटेड एक चीज़ लिखी है, HTML.ValidationMessageFor. ये वैलिडेशन मैसेज फॉर प्रॉपर्टी क्या करती है, whenever your model has some errors, फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली एक वैलिडेशन एरर मैसेज जनरेट करता है. आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो. अगर आपने अपना नहीं दिया तो फ्रेमवर्क अपना दिखाता है, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी ये लाइन लिखा हुआ है HTML.ValidationMessageFor, इसीलिए उस कंट्रोल के आगे वो एरर मैसेज आपको दिख रहा है. अगर आप अपना मैसेज देना चाहते हो, इसको सर कमेंट कर देगा, बाईपास हो जाएगा ऑलरेडी. बाईपास नहीं हो जाएगा, मैसेज नहीं दिखेगा. अगर आप अपना मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो एरर मैसेज इक्वल टू दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड. ये हमने एरर मैसेज अपना डिफाइन किया इस बार. देखते हैं. इस पर हमारा मैसेज दिख रहा है. तो इस तरह से आप अपने खुद के एरर मैसेज में दिखा सकते हो. ठीक है. अगर सही डेटा डाला तो इस बार मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड आ गया ट्रू. इस बार डेटा ऐड हो जाएगा और ये मुझे इंडेक्स पेज पे ले जाएगा. ये डेटा आ गया. तो क्रिएट एक्शन हमारा काम कर रहा है. हमने क्रिएट के 2 एक्शन बनाए. फर्स्ट एक्शन बाय डिफॉल्ट गेट एक्शन होता है, यानी अगर इस URL को हिट किया गया, person/create को हिट किया गेट HTTP गेट से, तो ये वाला कॉल होगा.
और अगर HTTP पोस्ट से क्लिक किया तो ये वाला कॉल होगा। ये बन गया। अभी देखते हैं हमारा एडिट एक्शन। अभी एडिट भी काम नहीं करेगा। देखो ये क्या पास कर रहा है, person/edit/to। एक वैल्यू पास कर रहा है किस एक्शन को, एडिट एक्शन को। किस कंट्रोलर में, पर्सन कंट्रोलर। पर्सन कंट्रोलर एडिट एक्शन एंड ए इंटीजर वैल्यू। तो हम बनाते हैं एडिट भी। गेट से कॉल किया क्या मतलब? HTTP की वर्ब्स होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। हाँ मतलब क्रिएट गेट से कॉल किया मतलब क्या? मतलब आपने URL हिट किया, बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होती है। तो मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले करेगा। हाँ वो खाली टेक्स्ट बॉक्स। अब देखते हैं एडिट। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दोगे, इंटीजर देना है, आईडी ही देना है। आईडी क्यों देना है, क्योंकि देखो क्रिएट एक्शन में जाओ, इंडेक्स एक्शन में जाओ, यहाँ पर आपने क्या दिया हुआ, न्यू id इज इक्वल टू आइटम डॉट id पैरामीटर भेज रहे हो, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं अभी, id में वैल्यू। id ही क्यों ले रहे हैं, तो वापस चलते हैं थोड़ा रूट कॉन्फ़िग के अंदर जहाँ हमारे रूट्स डिफाइंड है। यहाँ पर हमने पैरामीटर क्या लिया हुआ है, id, और ये id मैच करना चाहिए आपका। इसीलिए एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एंटिटी फाइंड आउट करो। मुझे वो पर्सन फाइंड करना है जिसका आईडी ये हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, एंटिटी डॉट पीपल डॉट वेयर p डॉट id इज इक्वल टू id डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये मुझे मिल गया पर्सन, और मैंने ये पर्सन इस बार न्यू ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय ये वाला पर्सन पास कर दिया, क्योंकि जब एडिट करना है तो पुराना डेटा टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए, तभी तो एडिट करोगे। तो इसीलिए मैंने पहले वो पर्सन फाइंड किया, फिर उसके बाद उसे व्यू को पास कर दिया। देखते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। इस बार कौन सा टेम्पलेट लेंगे, एडिट वाला टेम्पलेट लेंगे, बाकी चीज़ें सेम। ऐड कर दिया, ये एडिट वाला बन गया इस बार। अगेन देखो ऊपर मॉडल क्या है हमारा, पर्सन टाइप का। फॉर्म चाहिए, फॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पोस्ट बैक करना होगा। डेटा डाल के आप सबमिट करोगे, सबमिट इज पोस्ट बैक, उसके लिए आपको ये चाहिए होगा। तो देखते हैं अभी कितना काम हुआ हमारा। एडिट पे क्लिक किया, इस बार वो वैल्यू भरी हुई आ गई इसके अंदर ऑटोमेटिक। बट मैं सेव करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों, एडिट का पोस्ट एक्शन अभी हमने नहीं लिखा है। तो वापस आते हैं यहाँ पर, एडिट का पोस्ट एक्शन लिखते हैं। एक पैरामीटर और आएगा,